हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई सेल्फ मोनिका। और आज की क्लास के अंदर हम इंटरफ्रेंस में स्टोक का नियम देखेंगे, जो कि इस प्रकार होता है कि इस नियम के अनुसार हम क्या करते हैं कि जब विरल माध्यम से हम कोई भी प्रकाश किरण आती है तो किसी सघन माध्यम के पृष्ठ से परावर्तन होता है उसका, और उसकी कला में क्या हो जाता है, कुछ कलांतर यानी यानी कुछ डिफरेंस, उसकी कला के अंदर क्या हो जाता है, डिफरेंस पाई आ जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टोक का नियम कहेंगे इंटरफ्रेंस के अंदर। और इसके अंदर हम देखेंगे, एक तो हम दो तरीके से स्टोक के नियम को देखेंगे। एक तो हम देखेंगे विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाना, और एक देखेंगे हम सघन से विरल माध्यम के अंदर। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम देख लेते हैं, जिसके अंदर हम बताते हैं कि विरल से सघन माध्यम में जाते वक्त किरण जो है आपकी, उसका परावर्तन और अपवर्तन कैसे होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि विरल माध्यम व सघन माध्यम की सीमा पृष्ठ क्या है आपकी, क्यू पी क्यू है। यानी हमने विरल माध्यम और सघन माध्यम को एक पी क्यू रेखा से अलग किया हुआ है, यानी ये पी क्यू रेखा एक सीमा पृष्ठ होगा। और ए बी उसमें क्या है, एक आपतित किरण है जो कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तथा बिंदु बी जो है वो वहाँ पर क्या होती है, वो किरण प्रकाश किरण आपतित होती है, तथा पृष्ठ पी क्यू, यहाँ से इस पी क्यू से इस किरण का क्या हो जाता है, आंशिक परावर्तन तथा आंशिक अपवर्तन हो जाता है। तो यहाँ से देखेंगे हम, जो बी सी है वो आंशिक परावर्तन के बाद प्राप्त होती है, तथा बी डी जो है वो आंशिक अपवर्तन के बाद प्राप्त होती है, जिसमें हम कहते हैं बीसी को परावर्तित किरण कहेंगे तथा बीडी को हम अपवर्तित किरण कहते हैं। और बीडी यदि आपतित किरण जो है, यदि आपतित किरण बीडी सॉरी यदि आपतित किरण ए बी जो है वो क्या हो, उसका आयाम हम मान ले ए है, तो ऊपर के पृष्ठ से जो परावर्तन हुआ है उसमें परावर्तन गुणांक क्या हो जाएगा आर, और जहाँ पर क्या हुआ है आपका अपवर्तन यानी पारगमित हुई है, वहां पर उसका पारगमन गुणांक कितना हो जाता है टी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बीसी का आयाम कितना हो जाएगा ए आर, और बीडी का आयाम क्या हो जाएगा ए टी हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका विरल से हम सघन माध्यम में आने पर परावर्तन व तथा अपवर्तन। अब हम देखेंगे कि विरल से सघन माध्यम के अंदर जाते हैं तो उसमें क्या होता है। यहाँ पर हम इसके लिए भी डायग्राम देख सकते हैं, और ये डायग्राम अभी हम बताते रहेंगे आपको कि क्या करना है इसके अंदर। इसमें भी आपकी कौन सी किरण सघन से विरल माध्यम में आएगी, बीडी आती है, तो बीडी का कुछ, एक तो सघन से विरल में आएगी बीडी, और एक विरल से सघन में जाएगी आपकी बीसी। ये किरणें वापस से क्या होती है, जैसे अभी तो यहाँ पर आप इस फर्स्ट डायग्राम में देखा था, यहाँ से परावर्तित हुई थी और अपवर्तित हुई थी। अब ये किरणें क्या होंगी, वापस लौट कर आती है, तो उसको हम देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। आपकी बीडी किरण वापस लौट कर आएगी, तो इसका आंशिक भाग तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर पारगमित हो जाएगा, और कुछ भाग क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा यहाँ से। और इस बीसी का भी क्या होगा, जब ये लौट कर वापस डी बी बिंदु पर आती है, तो अब इसका कुछ भाग तो क्या हो जाता है, यहाँ पर परावर्तित हो जाता है, और कुछ भाग क्या हो जाएगा, परावर्तन अपवर्तन हो जाता है, यानी अपवर्तित पारगमित हो जाता है। ये बीई इस बीसी के लिए पारगमित भाग होगा, और ए बी क्या होगा, परावर्तित भाग। और बीडी के लिए ये बीई जो है वो क्या हो जाएगा आपका, परावर्तित भाग, और ये क्या हो जाएगा, पारगमित भाग। तो उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब उसके लिए हम क्या ले लेते हैं, हम यहाँ पर परावर्तन गुणांक जो ले लेंगे वो क्या हो जाएगा, निचले पृष्ठ के लिए परावर्तन गुणांक क्या हो जाएगा आर वन डैश, और पारगमन गुणांक जो है वो टी डैश हो जाता है। तो सी किरण सीबी का आयाम जो था आपके पास, सीबी का आयाम देख सकते हैं आप, सीबी का आयाम कितना था आपके पास, ए आर है। तो यहाँ से ये जो भाग पारगमित हुआ है वो कितना हो जाएगा, ए आर टी हो जाएगा, और जो परावर्तित हुआ है वो भाग हो जाएगा आपका ए आर आर।
क्योंकि ऊपरी पृष्ठ के लिए परावर्तन गुणांक तो आर है और अब परावर्तन गुणांक आर और पारगमन गुणांक कितना है टी है। तो इसके लिए तो ये हो जाएगा ए आर आर और इसके लिए हो जाएगा ए आर टी। और यहाँ पर सघन भाग से जब सघन माध्यम से जो आपकी बी डी वापस बी बिंदु पर लौट कर आती है तो उसके लिए परावर्तन गुणांक हमने आर लेना है और पारगमन गुणांक कितना लेते हैं टी डैश। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो भाग है इसका पारगमित होता है यानी ए टी टी डैश हो जाएगा जो कि ए बी का आयाम हो जाएगा और यहाँ से परावर्तित भाग यानी ए टी आर डैश हो जाएगा। ए टी तो ऑलमोस्ट इसी का था, पारगमित हुआ इसलिए पारगमन गुणांक से इंटू कर देंगे यानी टी डैश से इंटू कर देंगे और इधर परावर्तित हुआ है इसलिए ए टी आर इसको किससे कर देंगे परावर्तन गुणांक से इंटू कर देते हैं ए आर डैश ए टी आर डैश। अब हम क्या करते हैं इसको, यहाँ पर आप देखेंगे निचले पृष्ठ से पारगत किरण बी ए का आयाम तथा ऊपर के पृष्ठ से परावर्तित किरण बी ए का आयाम मिलकर आपतित किरण ए बी के आयाम के बराबर होना चाहिए। यानी यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ए बी एक बार इस बी डी के लिए क्या बन रही है पारगमित भाग बन रही है और इसके लिए क्या बन रही है परावर्तित भाग। तो इस दोनों का आयाम मिलकर के हमारे पास क्या होना चाहिए ए बी का आयाम ए आना चाहिए। तो हम उसके लिए कुछ ऑपरेशन लगेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ए टी टी डैश प्लस ए आर आर हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका पारगमित भाग और ये हो जाएगा परावर्तित भाग इक्वल्स टू ए होना चाहिए यानी ए बी का आयाम ए आना चाहिए। तथा यहाँ से आप देख सकते हो कि जो टी टी डैश क्योंकि ए तो हम कॉमन ले लेंगे देन टी टी डैश प्लस आर आर जो है यानी आर स्क्वायर जो है वो कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो हम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से देख सकते हैं कि आपके पास आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास तो टी और टी डैश है तो आप टी डैश को क्या होना चाहिए इक्वल टू टी होना चाहिए तब जाकर के ये टी स्क्वायर हो जाता है। इसी प्रकार हम निचले पृष्ठ में से भी क्या करते हैं परावर्तित किरण बीई का आयाम व ऊपर के पृष्ठ से पारगत किरण बीई का आयाम मिलकर क्या होना चाहिए 0 होगा। तो हम यहाँ पर भी क्या ले लेंगे निचले दोनों के लिए ए आर टी प्लस ए टी आर डैश इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। देन ए टी इक्वल्स टू कॉमन ले लेते हैं तो आर प्लस आर डैश जो है वो 0 होगा यानी आर जो है वो क्या हो जाएगा आपका आर डैश। निचले पृष्ठ के लिए परावर्तन गुणांक जो है वो ऊपरी पृष्ठ के परावर्तन गुणांक का इनवर्स यानी माइनस में होता है। समीकरण 1 व 2 से हम स्पष्ट है कि जब विरल माध्यम से आती किसी किरण का सघन माध्यम के पृष्ठ से परावर्तन होता है यानी यहाँ से क्या होगा कि यहाँ इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से ये पता चलता है हमें कि विरल माध्यम से आती किसी किरण का यानी कोई भी प्रकाश किरण सघन माध्यम के पृष्ठ पर आती है तो उसका क्या हो जाता है परावर्तन होता है। तो इसमें अतिरिक्त कलांतर कितना उत्पन्न हो जाएगा, इसमें अतिरिक्त कलांतर आपका कितना आ जाएगा पाई आता है। लेकिन किरण का पारगमन होने पर कला में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब उसका पारगमन हुआ था वो विरल से सघन माध्यम में आई थी तो उनमें कोई भी कलांतर उत्पन्न नहीं हुआ था, तो वो देख सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं पतली फिल्मों में प्रकाश का व्यतिकरण यानी आप कुछ टी मोटाई की फिल्म ले लेते हैं और उसके अंदर हम व्यतिकरण देखेंगे तो क्या आएगा चित्र में एक समान मोटाई यानी इसकी पूरी जो फ्रेम है आपकी फ्रेम है इसकी हर जगह से मोटाई कितनी है टी है। तो ये क्या ले लें हम एक समान टी मोटाई की पतली पारदर्शक फिल्म दिखाई गई है यानी ये क्या है एक पारदर्शक फिल्म है जिसके माध्यम का अपवर्तनांक जो है वो कितना है म्यू है तथा इसका क्या हो जाएगा इस पर एक किरण एस ए क्या होती है फिल्म के ऊपरी पृष्ठ पर आती है वो यानी आपतित होती है और इस किरण का एक भाग क्या हो जाता है ए आर वन दिशा में अपवर्तित हो जाता है तथा फिल्म के निचले पृष्ठ के बिंदु बी पर क्या हो जाता है किरण ए बी का एक भाग बीसी दिशा में परावर्तित होता है यानी यहाँ आकर के कुछ भाग तो यहाँ चला गया और कुछ भाग अंदर आ जाता है और अंदर आकर के बी बिंदु से बीसी दिशा के अंदर परावर्तित हो जाता है।
तथा शेष भाग जो है और इसका और आधा वाला भाग क्या हो जाता है, बीटी दिशा में वायु में निर्गत हो जाता है, यानी यहाँ पर निर्गत हो जाता है। जब फिल्म के ऊपरी पृष्ठ से बीसी का एक भाग क्या होता है, Cr2, यानी यहाँ से ये बीसी परावर्तित हुई थी और पृष्ठ के ऊपर से क्या हो जाता है, ये जो बीसी है वो उसका कुछ भाग का चला जाता है Cr2 दिशा में, क्या हो जाता है, Cr2 दिशा में निर्गत हो जाता है, यानी बाहर निकल जाता है। इस प्रकार फिल्म के ऊपरी व निचले पृष्ठों से आंशिक परावर्तन व अपवर्तन के फलस्वरूप हमें परावर्तित किरणें कौन कौन सी मिलती है, परावर्तित किरणें एक तो आपके मिलेगी AR1 और दूसरी किरण जो परावर्तित हुई है वो कितनी है, Cr2 हो जाती है, जिनमें क्या होता है, व्यतिकरण उत्पन्न होता है। हमें किरणों AR1 व Cr2 के बीच क्या निकालते हैं, हम पथांतर निकालते हैं। तो उसके लिए हम बिंदु A पर आपतन कोण I ले लेते हैं तथा अपवर्तन कोण कितना हो जाता है R, और बिंदु C से AR1 पर क्या ले लेते हैं, हम एक लंब डाल देते हैं CN, तथा B से AC पर भी हम एक लंब डाल देते हैं BM। चूंकि तल CN से परे दोनों परावर्तित किरणों AR1 व Cr2 के पथ क्या होंगे, बराबर होते हैं, अतः परावर्तित किरणें, यानी यहाँ से जो है आपका ये CN से यहाँ तक का जो पथ है वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, AN और BC क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो आपकी जो परावर्तित किरणें होंगी वो क्या हो जाएंगी, AR1 व Cr2 के बीच का पथांतर इक्वल्स टू AB प्लस BC फिल्म के अंदर हो जाएगा। उसमें से हम वायु का जो भाग है AN वो क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, यानी फिल्म के अंदर आप देख सकते हैं AB और प्लस BC ये फिल्म के अंदर का भाग, और उसमें से हम AN ये AN वाला पार्ट क्या कर देते हैं, माइनस कर देंगे, तो आपके पास यहाँ से यहाँ तक का क्या आ जाएगा, परावर्तन आ जाता है, तो हम पथांतर आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि जो म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश द्वारा एक दूरी चलने में लगा समय, वही समय किसके बराबर होगा, वायु में प्रकाश द्वारा म्यू एक दूरी चलने में लगा समय, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम AB प्लस BC जो है वो क्या है, फिल्म के अंदर है, और वायु के अंदर क्या हो जाएगा, इसी का म्यू से इंटू कर दे तो वो पार्ट क्या हो जाता है हमारा, वायु के अंदर हो जाएगा, यानी म्यू AB प्लस BC का हो जाएगा म्यू के अंदर। तो हम AB प्लस BC का फिल्म में इसकी जगह पर हम क्या रख देते हैं, म्यू AB प्लस BC वायु रख देते हैं। तो पथांतर हमारे पास क्या हो जाएगा, म्यू AB प्लस BC माइनस AN, दोनों ही क्या है हमारे पास वायु के अंदर है। अब हम AB BC और AN की क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं बाय डायग्राम। तो उसमें हम सबसे पहले तो AB इक्वल्स टू BC ले लेंगे, क्यों ले लेंगे, क्योंकि दोनों ही क्या है, समान मोटाई की फिल्म के अंदर बन रहे हैं, तो दोनों का ही क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और उसके बाद हम ट्राइंगल ले लेंगे ABM, उसके अंदर आप देखोगे कि जो कोस आ रहे हैं यानी अपवर्तन कोण है, उस अपवर्तन कोण से हम क्या निकालते हैं, BM अपॉन AB निकालेंगे। BM की वैल्यू आप देख सकते हैं, लंब डाल रहे हैं हम, तो इस लंब की लंबाई जो है वो कितनी होगी, जितनी की इस फिल्म की मोटाई है, यानी T हो जाता है। तो हम यहाँ BM इक्वल्स टू T ले लेंगे अपॉन AB, तो यहाँ से AB की वैल्यू आ जाएगी T अपॉन कोस R हो जाता है, और AB इक्वल्स टू BC, देन BC की वैल्यू भी T अपॉन कोस R हो जाएगा। तो यहाँ पर AB और BC की वैल्यू निकाल दी। अब हम AN की वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए हम AN वाली ट्राइंगल ले लेते हैं ACN। उस ACN के अंदर हम क्या बन रहा है आपका, अब परावर्तन कोण साइन I बन रहा है, तो यहाँ पर हम AN इक्वल्स टू AC हो जाएगा, देन AN की वैल्यू निकल जाएगी AC साइन I। अब यहाँ पे हम जानते हैं AC क्या हो जाएगा आपका, AC हो जाएगा, क्योंकि M जो है वो क्या है, इसका मिड पॉइंट है, तो AC को हम AM प्लस MC लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि AN इक्वल्स टू AM प्लस MC साइन I हो जाएगा, और दोनों ही क्या है, इक्वल पार्ट होंगे, तो दोनों की जगह पर आप A की ले लेंगे, 2AM साइन I ले लेते हैं। अब हम AM की वैल्यू निकालेंगे बाय ट्राइंगल ABM से। तो ABM से हम देखेंगे कि जो अपवर्तन कोण है tan R वो क्या हो जाएगा, AM अपॉन BM हो जाएगा, और AM की वैल्यू निकाली, देन BN की वैल्यू है हमारे पास T, तो AM इक्वल्स टू निकल जाएगा T tan R।
अब हम ए एन की वैल्यू के अंदर इसको पुट कर देते हैं तो 2t10r साइन आई आ जाता है और ए एन इक्वल्स टू 10r की वैल्यू रखेंगे हम साइन r अपॉन कोज r तथा साइन आई की वैल्यू भी रख देते हैं हम क्योंकि साइन आई अपॉन साइन r इक्वल्स टू म्यू होता है तो साइन आई की वैल्यू रखेंगे म्यू साइन r और यहाँ से एन की वैल्यू निकल जाएगी 2 म्यू टी साइन स्क्वायर r अपॉन कोस स्क्वायर और यहाँ से हम ए बी सी और ए एन की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करते हैं तो पथांतर जो है वो आ जाएगा आपका म्यू टी अपॉन कोज आर प्लस टी अपॉन कोज आर माइनस 2 म्यू टी साइन स्क्वायर आर बाय कोज आर और इसमें हम करेंगे इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 2 म्यू टी अपॉन कोज आर माइनस 2 म्यू टी साइन स्क्वायर आर अपॉन कोज आर यहाँ से आप 2 म्यू टी अपॉन कोज आर कॉमन ले लेंगे देन 1 माइनस साइन स्क्वायर आर आ जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम कोज स्क्वायर लिखा जा सकता है और कोज स्क्वायर को आप कोज स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे तो आपके पास पथांतर जो है वो 2 म्यू टी कोज आर आ जाता है। लेकिन हमने अभी स्टोक नियम में देखा है कि विरल माध्यम से चलती हुई प्रकाश किरण का सघन माध्यम के तल से क्या होता है परावर्तन होता है तो उसमें कालांतर जो है वो क्या हो जाएगा पाई और पथांतर कितना हो जाएगा लैम्डा बाई 2 उत्पन्न होता है तो हम यहाँ पे ए आर 1 और सी आर 2 के बीच भी पथांतर जो है वो कितना हो जाएगा लैम्डा बाई 2 ऐड कर देंगे तो पथांतर इक्वल्स टू 2 म्यू टी कोज आर प्लस लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। लेकिन दीप्त फ्रिंज के लिए हमें पता है कि पथांतर जो है वो एन लैम्डा होना चाहिए तो हम दोनों को इक्वल रखेंगे तो यहाँ पर आपकी दीप्त फ्रिंज कब पाई जाएगी जब 2 म्यू टी कोज आर 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। इसमें इस केस के अंदर आपकी जो फिल्म होगी वो कैसी होगी चमकीली दिखाई देती है तथा अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर आपको पता है क्या होना चाहिए उसके लिए होना चाहिए डेल इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 होगा तो यहाँ पर आप वापस डेल की वैल्यू रख देते हैं 2 म्यू टी कोस आर अपॉन प्लस लैम्डा बाई 2 तो यहाँ से वापस आप 2 म्यू टी कोस आर यानी आपकी पतली फिल्म के लिए पथांतर इक्वल्स टू एन लैम्डा हो जाएगा यानी एन लैम्डा का मीनिंग ये है कि अदीप्त इस केस के अंदर आपकी जो फिल्म होगी वो कैसे दिखाई देगी काली दिखाई देती एकदम डार्क दिखाई देती है तो वो अदीप्त फ्रिंज के लिए आपका क्या हो जाएगा उसके अंदर पथांतर हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो प्लीज लाइक करें कमेंट करें एंड शेयर करें माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।